आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस पॉइंट ऑफिशियल। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। इससे पहले हमने इस वीडियो के भाग ए में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को समझ लिया था। इस भाग में हम स्ट्रक्चर्स या लेयर्स जो एटमॉस्फेयर की है उनकी स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं वायुमंडल की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि हमारी पृथ्वी है उसके साथ वायुमंडल की एक परत सटी हुई है। यह परत सामान्यतः देखने पर हमें एक नजर आती है, लेकिन वास्तव में ये एक परत न होकर कोसेंट्रिक लेयर्स है, या हम कह सकते हैं अनेक परतें हैं जिनका केंद्र पृथ्वी है। और वो टेम्परेचर या घनत्व जिसे हम डेंसिटी कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, अनेक प्रकार की गैसों के कंसंट्रेशन के फलस्वरूप अनेक परतों में विभाजित है और पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए। जो सब पहली परत है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद जो दूसरी परत है उसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। जो तीसरी परत जो पृथ्वी को घेरे हुई है एटमॉस्फेयर की, उसे हम मीसोस्फियर कहते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ जो लेयर है उसे हम थर्मोस्फियर और आइनोस्फियर भी कहते हैं। इसके बाद जो पांचवी और सबसे अंतिम परत है उसे हम एक्सोस्फियर कहते हैं। एक्सोस्फियर के बाद इसकी जो यह परत है धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो जाती है और इसकी अंतिम सीमा का भी पता नहीं लगता कि कहां पर समाप्ति हो जाती। तो अब इन सभी परतों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहली परत जिसे हम ट्रोपोस्फियर लेयर कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बनी है, ट्रोपो और स्पेयर। ट्रोपो का मतलब है टर्न, मतलब कि मुड़ना या चेंज, परिवर्तित होना। तो इस परत की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन या चेंज देखने को मिलता है। और इस वर्ड का जो नाम दिया है वो लियोन टीडी बोर्ट ने 1855 से 1913 के बीच में दिया था। और इस परत की जो दूसरी विशेषता है वो है हाई डेंसिटी। जो ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की जो ये पहली परत है इसमें क्या है, सबसे अधिक डेंसिटी देखने को मिलती है। और यह परत पृथ्वी के सरफेस के बिल्कुल साथ है, या सबसे पहली परत है, और इसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। हाई डेंसिटी होने का जो मुख्य कारण है यहाँ पर, क्योंकि 70% जो संपूर्ण जो पांच हमारी जो लेयर थी, 5 लेयर जो एटमॉस्फेयर की थी, उनका लगभग 70% इसी परत में या सौभ मंडल में देखने को मिलता है। और इस एटमॉस्फेयर की जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर तक है, जो हर सभी लैटिट्यूड पर एक समान नहीं है, भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। जहां 90 डिग्री पर यह केवल 8 किलोमीटर है, तो इक्वेटर पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसका यहाँ पर इतना ऊंचाई तक विस्तृत होने का मतलब है यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने की वजह से कन्वेक्शनल जोन यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि इंसोलेशन या सूर्य का तप सबसे अधिक होता है और हवाएं गर्म होकर के अपवार्ड ऊपर की तरफ मूव करती है। ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से यहाँ पर यह जो परत है ऊपर की तरफ बड़ी हुई नजर आती है और इसकी ऊंचाई 8 की अपेक्षा 18 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो कि इक्वेटर पे अधिक और पोल पे कम इसकी विशेषता। और टेम्परेचर, इस परत में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ते नहीं है, गिर जाते हैं, और गिरते गिरते लगभग -50 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, और लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री टेम्परेचर गिरते हुए पाए जाते हैं, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप कमी की दर भी कहा जाता है। इसी वजह से 12 से किलोमीटर या 40,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर मोर देन 50 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाते हैं। इसी परत में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, वेदर एक्टिविटीज या मौसम की जो घटनाएं होती है सबसे अधिक इसी परत में देखने को मिलती है। इसी परत में टर्बुलेंस आते हैं, या इसके ऊपरी भाग में जेट स्ट्रीम चलती हुई पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर गैसों का बहुत ज्यादा अधिक कंसंट्रेशन है, या फिर जिनकी वजह से यहाँ पर वर्षा होती है सभी प्रकार की, या आप कह सकते हैं स्नोफॉल भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी परत में बिजली कड़कड़ाती है। तो हम कह सकते हैं यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी परत में सबसे अधिक गैस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल हाई अमाउंट में इनका कंसंट्रेशन इस परत में देखने को मिलता। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण परत है उसका नाम है ट्रोपोपोज, या आप कह सकते हैं यह ट्रोपोस्फेयर या सौर मंडल की अंतिम सीमा या सौर सीमा इसे कहते हैं, जिसकी मोटाई 1.5 से 2 किलोमीटर है। और यह सौर मंडल के सबसे ऊपरी
भाग में पाई जाती है। यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है वो अपसेंट रहती है या नहीं होती किसी प्रकार की। इसी वजह से इसको मौसमिक परिवर्तनों की छत या रूप ऑफ वेदर चेंज कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद या इस पर या इसके बाद इस तरह की जो सौरमंडल में घटनाएं मौसमिक हो रही थी या होती है तो वो वहां पर नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर जो टेम्परेचर है इस परत में बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं या बिल्कुल ना के समान होते हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे स्टॉप या रुके हुए पाए जाते हैं ऊंचाई के साथ। और यहाँ पर टेम्परेचर स्थिर हम कह सकते हैं होते हैं। और टेम्परेचर स्थिरता की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की कन्वेक्शनल विंड नहीं पाई जाती, ना ही मौसमिक एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलती। इसके बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण परत है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं या समताप मंडल कहते हैं। सम्मत माने समान, तापमान ने तापमान या टेम्परेचर या आइसो टेम्परेचर या आप कह सकते हैं ऐसा मंडल है जिसमें तापमान समान रहते हैं। और इस परत की जो ऊंचाई है लगभग 50 किलोमीटर तक है। और इस परत का जो नाम भी टीडी बोर्ट ने 1908 में दिया था, जैसा कि सौर मंडल का नाम भी टीडी बोर्ट ने रखा था और इस परत का नाम भी टीडी बोर्ट के द्वारा ही रखा गया था। इस परत में जो मौसमी घटनाएं है वो ना के समान या नहीं होती और इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक रहती है। और यहाँ पर जो इसी वजह से मौसमी की जो घटनाएं न होने की वजह से यहाँ का मौसम या क्लाइमेट जो होता है वो बिल्कुल शांत होता है। इसे इसीलिए इसे काम क्लाइमेट कंडीशन लेयर भी कहते हैं। और यहाँ पर मौसमी घटनाएं न होने की वजह से या काम क्लाइमेट कंडीशन होने की वजह से जो एरोप्लेन है या जेट प्लेन है उनको चलाना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद यदि टेम्परेचर की बात करें तो इस परत में लगभग 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर जहां कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। 20 किलोमीटर के बाद ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और 50 किलोमीटर तक ये टेम्परेचर बढ़ते हैं। और 20 किलोमीटर तक इसलिए इसको आइसो टेम्परेचर लेयर बोलते हैं और इसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेयर बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस परत में 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस एग्जिस्टेंस करती है, जो कि यूवी किरणों के साथ इंटरसेप्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणें जो फिल्टर भी होती है और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर जाते हैं। और टेम्परेचर -50 डिग्री जो कि ट्रोपोपॉज पर थे और बढ़ करके 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 0 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो लेकिन ये जो टेम्परेचर की विशेषता है ये भी सभी इक्वेटर पर समान नहीं रहती। जहां पर ये -80 डिग्री इक्वेटर पर मिलते हैं तो 60 डिग्री पर लगभग 45 -45 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर जहां क्लाउडनेस अधिक होते हैं, एवपोरेशन अधिक होता है, उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अधिक गिर जाते हैं और -80 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। दूसरा इस मंडल में जो मेटेरोइड्स जो आकर के या आप कह सकते हैं उल्कापात जो आते हैं, उल्कापात होता है वो टकराते हैं और इस लेयर में टकरा करके वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस प्रकार से यह एटमॉस्फेयर की लेयर जो परत है ये रक्षा करती है मेट्रॉइड्स से जो कि स्पेस से आते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रकार से जीवन दायिनी या जीवन को सुरक्षित रखने वाली परत। जो अगली जो परत है स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज ये अंतिम लाइन है स्ट्रेटोस्फेयर की और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन या आप कह सकते हैं यहाँ पे हाई क्वांटिटी या कंसंट्रेशन ओजोन गैस का मिलता है। और यहाँ पर परल क्लाउड भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेटेरोइड्स जो डिस्ट्रॉय होते हैं किसमें, स्ट्रेटोस्फियर में, उनका जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल के साथ साथ नमी के कुछ कण जो कि बहुत ही नगण्य मात्रा में मिलते हैं या न्यून मात्रा में मिलते हैं, वो सारे के सारे इन सॉलिड पार्टिकल्स के चारों तरफ जम जाते हैं और जिसकी वजह से परल क्लाउड का एग्जिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी वजह से इसलिए को मदर ऑफ परल क्लाउड्स या मुक्त मेघों की जननी भी कहा जाता है या माता कहते हैं इस प्रकार के क्लाउड का। तो इस प्रकार से यह परल क्लाउड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत देखने में बहुत सुंदर नजर आते हैं। अब अगली परत की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरी जो महत्वपूर्ण परत है उसे मीसोस्फीयर कहते हैं। इसे मध्यमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 परतों के बीच में थर्ड नंबर पर है और बीच में स्थित होने की वजह से एटमॉस्फेयर में, तो इस वक्त मीसो या मिडल या मध्यमंडल इसे कहते हैं, जो कि थर्ड लेयर है और 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक विस्तृत यह परत रहती है। और यहाँ पर यदि टेम्परेचर की बात करें तो ऊंचाई के साथ यहाँ टेम्परेचर गिरते हैं और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर गिर गिर के -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो लोवेस्ट टेम्परेचर हम कह सकते हैं अब तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जो कि मेसोस्फीयर में देखने को मिलता है। इससे पहले टेम्परेचर
जहां 50 डिग्री तक बढ़े, उसके बाद 0 डिग्री, और फिर मैक्सिमम जो माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के डस्ट क्लाउड या ओजोन का अस्तित्व नहीं होता है, यह बिल्कुल वैक्यूम या खाली रहता है। इसी जो डिस्ट्रॉय हुए थे उनके जो पार्टिकल है वो सारे के सारे उनके चारों तरफ नमी का भाग, जैसा कि इस अपर लेयर में, इस मोसोस्फीयर में नोक्टिल्यूशंट या नीसा द्वीप यहाँ पे सबसे अधिक देखने को मिलती है। ईसा मुक्त क्लाउड इन्हें हम कह सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो अंतिम सीमा है उसे मीसोपोज कहते हैं, जो कि सबसे अपर लेयर है जो। इसके बाद जो अगली जो परत है वो है थर्मोस्फियर, जिसे ग्रीक भाषा में थर्मोस और स्फीयर से मिलके बनाया गया है। तो उसका मतलब है गर्म या वार्म या हीट, इस प्रकार से ऐसा मंडल जो गर्म है, जिसे हम ताप मंडल हिंदी में कहते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, और ये एटमोस्फियर की चौथी परत है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही रैपिडली या शार्पली इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे ऊंचाई में आप ऊपर की तरफ जाते हो, और टेम्परेचर बढ़ करके 1480 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस परत में एक्सरे और यूवी अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती है आकर के इंटरसेप्ट करती है, तो जिसकी वजह से यहाँ की टेम्परेचर बहुत अधिक, और 1000 से भी अधिक टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद यहाँ की जो एयर है वो नेग्लिजिबल होती है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गैसों की उपस्थिति नहीं होती, और इसी वजह से किसी प्रकार का एब्जॉर्प्शन या आप कह सकते हैं टेम्परेचर को सोख नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्शन या संचालक नहीं रहता, या मीडियम हम कह सकते हैं। मीडियम न होने की वजह से टेम्परेचर महसूस नहीं होते, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हाई जरूर होते हैं। और यहाँ पर गैस के जो पार्टिकल्स जो मिलते हैं वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या आवेशित रहते हैं, या इलेक्ट्रिकल आवेशित रहते हैं। और यहाँ पे इन आवेशित जो ये गैस के कण है इनको आयन कहते हैं, और इन आयनों की अधिकता की वजह से इस मंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयन है इन्हीं की वजह से ये अनेक प्रकार की जो मैग्नेटिक इवेंट्स है या घटनाएं हैं उनका कारण बनते हैं। और ये कॉस्मिक जो रेज यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं रेडियो वेव्स है उनको वास रिफ्लेक्ट करती है, जो वापिस सतह पर जो रिसीवर होता है रेडियो का उनकी तरफ भेजती है, प्रसारित करती है। उस इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ भाग में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, जिसे नॉर्थ एरोरा बोरोलिस बोलते हैं। वहीं दक्षिणी भाग में दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, जिसे साउथ एरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। और जो कॉस्मिक रेज जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, उनकी रिफ्लेक्शन के आधार पर यहाँ पे तीन लेयर, वो किस किस फ्रीक्वेंसी, हाई मीडियम और लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है उसके आधार पर तीन यहाँ पर परतें देखने को मिलती है। जो पहली परत है उसे डी लेयर कहते हैं, जो 80 किलोमीटर से लेकर के 90 किलोमीटर तक है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी जो है ई वेव, ई लेयर, जो कि 90 से 160 किलोमीटर तक विस्तृत है, और ये मीडियम जो फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव की उसको रिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद जो अंतिम एफ लेयर है वो 160 से लेकर के अंतिम जो छोर है थर्मोस्फियर का वो 140 किलोमीटर तक विस्तृत है, और ये लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है, या हम कह सकते हैं रेडियो वेव को वापस भेजती है रिसीवर की तरफ। तो इस प्रकार से हमारा जो रेडियो का संचार है वो भी इस पर निर्भर करता है, जिसकी वजह से रेडियो की फ्रीक्वेंसी का आना और जाना निश्चित होता है। इसके बाद ये परत भी स्पेस से आने वाले मेटेरोइड्स को नष्ट कर देती है, या कह सकते हैं कि पृथ्वी का मेटेरोइड से बचाव करती है। इसके बाद जो अंतिम जो महत्वपूर्ण परत है उसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। वो 640 किलोमीटर से शुरू होती है और धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो जाती है। इसे हिंदी में बाह्य मंडल कहते हैं। और 640 किलोमीटर के बाद, जैसा कि मैंने बता दिया, धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो जाती है, और यहाँ पर टेम्परेचर 300 डिग्री से 1650 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और दूसरी गैसें जैसे कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिलते हैं, जिन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, या हाइड्रोजन आयन पर न्यूट्रल रहता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। यहाँ पर ग्रेविटेशन, ये जैसे कि परत पृथ्वी की सतह से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहती, और हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत हल्की होती है, और स्पेस में के बिल्कुल किनारे, या कह सकते हैं एटमॉस्फेयर की अंतिम लेयर में ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने एटमॉस्फेयर की
सभी लेयर्स का अध्ययन किया, उनको समझा, उनको स्टडी किया। तो मुझे आशा है आप सब ने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो प्लीज दोबारा से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज मेरी मेहनत को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए अपने लाइक के द्वारा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ताकि मैं मोटिवेट होकर के दोबारा से किसी कंसेप्ट पर आपकी एक वीडियो बनाऊं और आप सबको भेजूं। तो आप सबका फिर से धन्यवाद है मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।